कि हमारे शासकीय स्नातक महाविद्यालय सैदपुरा में समस्त बच्चों को जानकारी प्रस्तुत करेंगे। महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी का हार्दिक वंदन, हार्दिक अभिनंदन। इस विधिक साक्षरता के अंतर्गत आज हमें हमारे बच्चों को निश्चित रूप से लाभ होगा और हमारे बच्चे आपके द्वारा दिए हुए दिशा निर्देश का पालन करेंगे और पालन करने के बाद जो है अपने जीवन में उस बात को उतारेंगे। मैं सर को धन्यवाद देता हूँ कि हमें परमिशन दी आपके कॉलेज में आकर आपसे बात करने के लिए। और उसके बाद मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। लगभग 1 बजे का समय हमने निश्चित किया था। न्यायालयीन कार्रवाइयाँ कुछ ऐसी होती हैं कि समय उसमें फिक्स नहीं कर पाते, तो उसके लिए सॉरी। ये शिविर हमने विधिक साक्षरता शिविर हमने डालसा के अंदर जिला विधिक सेवा समिति के अंतर्गत हम लोग इसका आयोजन करते हैं। अक्सर ऐसे शिक्षक संस्थानों में, स्कूल और अन्य संस्थानों में भी हम लोग इन शिविरों का आयोजन करते हैं। आज दिनांक को जब हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, इस पूरे सेशन को हमने कुछ भागों में विभक्त किया है। टॉपिक्स हैं जिनके संबंध में भगवत सिंह परस्ते जी, विनय झारिया जी और निर्मल साहू जी आपसे बात करेंगे। एट द एंड सभी विषयों को कंक्लूड करते हुए मैं अपने उद्बोधन के लिए पुनः पढ़ा आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं प्राध्यापकगण, मेरे सीनियर एवं सैदपुरा के जेएनएफसी, और आज हम विधिक सेवा शिविर में यहाँ पे कुछ बताएं, उसके आप लोगों को जानकारी देंगे। हमारा टॉपिक ये है डिजिटल क्राइम। डिजिटल क्राइम है सर, आप जानते हैं यह कि डिजिटल युग है। मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर, इन सभी हमारी दुनिया बदलती है। इंटरनेट जैसे कि हम पढ़ाई, खरीदारी, बैंकिंग, नौकरी, मनोरंजन सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। लेकिन जिंदगी सुविधाएं बढ़ती है उतने ही खतरे बढ़ रहे हैं। इन्हीं खतरों से सबसे बड़ा खतरा है डिजिटल क्राइम। जैसे कि डिजिटल क्राइम में रियल लाइफ के बारे में अपन बात करते हैं कि हमारे रियल लाइफ में क्या क्या कैसे क्राइम हो रहे हैं। आज हम सभी डिजिटल युग में जी रहे हैं। इस युग में जैसे हम बता रहे हैं कि बैंक फ्रॉड में कई लोग जैसे कि फिशिंग या फर्जी यूपीआई लिंक से लाखों रुपया खो चुके हैं। आज ये हो रहा है कि जैसे कि हम बात करेंगे अभी सोशल मीडिया स्कैम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोग पैसे मांग रहे हैं। आजकल इतने सारे फर्जी हो रहे हैं, ये सब डिजिटल क्राइम है। अगर हम इससे सुरक्षित रहेंगे तभी आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। रैंसमवेयर अटैक, ये क्या होता है? हॉस्पिटल और बड़ी कंपनियों के कंप्यूटर लॉक कर दिए जाते हैं और उनसे बड़ी बड़ी पैसा वसूल किए जाते हैं। जैसे कि डाटा लीक, किसी व्यक्ति की जो डाटा है, बड़ी कंपनियां और सरकारी पोर्टल में व्यक्ति के डाटा को चुरा लेते हैं। व्यक्ति के डाटा को चुराकर ये उनसे पैसा मांगते हैं। किस तरह के ठगी हो रहे हैं, ये हमारे रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है। इससे हमें क्या नुकसान है, क्या लाभ है, इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि आर्थिक नुकसान, सीधे बैंक बैलेंस बनाने के लिए निवेश किया जाता है, जिसमें हमारे बहुत सारे नुकसान होते हैं। मानसिक तनाव, ब्लैक मनी जैसे निजी सामग्रियों के आधार पे हमको ये सब उसमें बुलाते हैं। जैसे कि प्रतिष्ठा, व्यापारिक नुकसान, डेटाबेस लीक करना, इनसे सबका लोगों का भरोसा टूटता है। यदि अगर हम इन चीज़ों को लेकर जाते हैं, और सबसे बड़ी समस्या क्या है अपने साथ कि कानूनी झंझट। अगर हमारे साथ कोई भी डेटा लीक हो जाता है, आपके यूपीआई है, उससे कई चीज़ अगर निकल जाते हैं, जैसे कि इससे ये सब बड़े
कहाँ है? महोदय, महोदय एवं समस्त आचार्यगण, छात्र छात्राएं, आज का जो विषय है विधिक साक्षरता, और निश्चित तौर से विधि की जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि विधि की जानकारी नहीं होती, इसके बाद भी विधि या विधि की दृष्टि पे यह होता है कि विधि सबको जानकारी है। विधि का एक एजम्पशन है कि भले ही हमें विधि का ज्ञान ना हो, लेकिन विधि की दृष्टि पे यह होता है कि आपको विधि की जानकारी है। इसलिए सभी को विधि की जानकारी होना आवश्यक है, और विधि की जो महत्वपूर्ण जो चीजें होती हैं वो होना जरूरी है। अब जो विधिक सेवा प्राधिकरण जो पूरे भारत देश में संचालित है, जिसे कहते हैं नालसा जो नेशनल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे है, स्टेट सर्विस अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करती है डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल अथॉरिटी, जो कि डालसा, और डालसा के अंतर्गत तहसील लेवल पे काम करते हैं तहसील विधिक सेवा समिति। ये जो है 1987 में के बाद एक अधिनियम बना और इसके तहत लाया गया। अब विषय है कि इस विधिक सेवा समिति का उद्भव क्यों हुआ। 1987 में 1987 में इसका ये क्यों आया और किसके अंतर्गत आया। तो वकील साहब ने बताया कि 1950 में जो संविधान बना, और संविधान भारत देश का एक मूल ऐसा दस्तावेज है जिससे समस्त चीजें संचालित होती हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, या मतलब सभी चीजें भारत के संविधान से संचालित होती हैं। तो उसी के अंतर्गत एक प्रावधान है आर्टिकल 39A, जिसमें कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता। अब निःशुल्क विधिक सहायता ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया है। आर्टिकल 35 से 51 तक के अंतर्गत राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह इन्फोर्सेबल नहीं है, इसका पालन हम न्यायालय से नहीं करवा सकते। फंडामेंटल जो राइट होते हैं आर्टिकल 12 से 36 तक, उसके क्लेम के लिए व्यक्ति माननीय हाईकोर्ट में आर्टिकल 26 में चला जाता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में 32 के अंतर्गत 136 के अंतर्गत जाके वो अपने फंडामेंटल राइट का क्लेम कर सकता है कि यदि उसके साथ कोई गलत होता है तो। लेकिन हम कहें कि 39A जो कि लीगल सर्विस फ्री लीगल एक्ट की जो बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसका क्लेम नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी इसको देखते हुए 1987 में ये विधिक सेवा समिति का निर्माण किया गया, और इसका जो मूल उद्देश्य है ऐसे व्यक्ति जो कि निसहाय है, जो हम कहते हैं आर्टिकल 40 में कहते हैं कि समानता का अधिकार, सभी को समानता। अब इसमें बात आती है कि न्यायिक कार्य में भी जाएंगे तो पैसे लगेगा। अब यदि कोई रिच पर्सन है तो वो अपने राइट के लिए हाईकोर्ट जा सकता है, किसी भी कोर्ट में डिफेंस कर सकता है, चला जा सकता है। लेकिन एक पुअर पर्सन है जिसके पास खाने के लिए भी यदि पैसे नहीं है, तो वो अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए कैसे जा पाएगा, कैसे वो पैसे दे पाएगा, वकील को कैसे हायर कर पाएगा। तो इसके लिए ये विधिक सेवा समिति काम करती है। इसमें यह है विधिक सेवा समिति के नियम 12 में है, जिसमें बताया है कि कौन कौन से व्यक्ति निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें है महिला है, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, असहाय व्यक्ति हैं, जिनके पास आय जो है अभी वर्तमान में 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय है। तो ऐसे 5-6 कैटेगरीज बनाए गए हैं। उन कैटेगरी के व्यक्ति यदि उनके पास पैसे नहीं है तो वह विधिक सेवा में आवेदन करेंगे, और आवेदन करने पर उनको निःशुल्क एक अधिवक्ता प्रदान किया जाएगा, और इसके बाद यदि उनके पास फीस जमा वहीं से आपने देखा होगा कि जो ST/SC एक्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का जो उदय हुआ है आर्टिकल 17 से ही हुआ है, और साथ में आर्टिकल 19 में बताया गया है कि उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर विदेश से अगर कोई अगर उपाधि दिया जाता है तो बिना राष्ट्रपति की सहमति से आप किसी प्रकार की डिग्री या अन्य आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। साथ ही आर्टिकल 19 में बताया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रताएं बताए गए हैं। सर्वप्रथम तो बताया गया है कि आप अपने विचार कहने की आपको स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। ऐसे आप कुछ न बोले जिससे किसी व्यक्ति की मर्यादा भंग हो, है ना। तो आप जो भी बोले सोच समझ के बोले,
और दूसरा बताया गया है कि शांतिपूर्वक सभा करने की आपको अनुमति प्राप्त, स्वतंत्रता प्राप्त है। और तीसरा बताया गया है कि संघ बनाने की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा बताया गया है कि भारत के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं। पांचवा बताया गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूमने की आपको स्वतंत्रता है। प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है कि आप कश्मीर नहीं जा सकते, उत्तराखंड नहीं जा सकते, किसी अन्य स्थान में। और छठवां बताया गया है कि आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। साथ में आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आर्टिकल एक लाइन का है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही आपको वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर विधि किसी भी चीज को मना करती है तो आपको वो कार्य नहीं करता है, बाकी अन्य चीजें आप सब कर सकते हैं। और साथ में इसमें आर्टिकल 21 है तो छोटा सा, पर्टिकुलर इसका कोई व्यक्ति अगर व्याख्यान करे तो इतने मोटे मोटे लगभग 4 से 10 पुस्तक लिखे जा सकते हैं। इसमें मोटे मोटे रूल बता देता हूँ कि जैसे व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने की स्वतंत्रता है, स्वास्थ्य और चिकित्सा भी इसी के अंतर्गत आता है, स्वच्छ और शुद्ध वातावरण भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। निष्ठा का अधिकार भी आर्टिकल 20 के अंतर्गत है। जीव को उपार्जन का अधिकार, आश्रय का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, जो आपके समक्ष आज ये शिविर लगाए गए हैं, विधिक साक्षरता शिविर भी इसी के अंतर्गत आता है। और अगर व्यक्ति आपको किसी प्रकार मनमानी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब जैसे आप लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं कॉलेज में, तो ये भी संविधान में प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा इसको जोड़ा गया है ना, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यह मौलिक अधिकार है। और मौलिक कर्तव्य में भी बताया गया है कि चैप्टर 4 आर्टिकल 51A, ये 11वां नंबर का, जो पहले 10 मूल कर्तव्य थे 2002 के बाद से 11 हो गए हैं, तो 11वें नंबर में भी बताया गया है कि प्रत्येक माता पिता अभिभावक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की उनको शिक्षा प्रदान करने का अवसर मिलेगा। पब्लिक इंटरेस्ट की बात को लेकर जनहित बात लोकहित बात लोग करते हैं, लगाते हैं हाईकोर्ट में कि किसी क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनकी मृत्यु हो सकती है, तो हम डायरेक्ट हाईकोर्ट में लगाते हैं 236 के अंदर। तो आप वहां नहीं लगा, मतलब वहां लगा सकते हैं। उसका छोटा रूप है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके लिए जैसे कि किसी ग्राम पंचायत में नालियां बनी है, सही नहीं बना है, प्रदूषण हो रहा है, सीसी सीमेंट रोड बना हुआ है, सही नहीं बना हुआ है, तो इन सब चीज, अब ये दोनों चीजें क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। तो इसको सही बने, अच्छा बने, गुणवत्तायुक्त बने, इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में यदि एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें बकायदा कार्रवाई होती है और वहां न्याय मिलता है। मतलब ये छोटा सा लोकहित बात हो जाता है। आप हाईकोर्ट में लगाते हैं, वहां लगा के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगा सकते हैं, तो एक अच्छा चीज है, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का बहुत सारा कार्य है, इसमें लोगों को सहायता करना, निर्धन लोगों के लिए मदद करना, महिला बच्चों सभी के लिए निःशुल्क के लिए सहायता देना, पैसे देना। और इसमें एक और अच्छी चीज है, जो अपराध क्रिटिकल स्कीम 2025 में जब स्टार्ट हुआ तो उसमें पीड़ित पक्षकार को सहायता देने की जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार की 2015 के बाद आया है। तो जिसके घर में कोई अपराध हुआ है तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सहायता देने का कार्य भी पीड़ित सेवा समिति करती है। वहां यदि एप्लीकेशन लगाते हैं तो कहीं मर्डर वगैरह हुआ है तो उस पीड़ित पक्षकार को या पीड़ित व्यक्ति को 4 लाख रुपए तक की राशि विधिक सेवा समिति के द्वारा दिया जाता है। इस तरीके से विधिक सेवा समिति का बहुत सारा कार्य है, इसके बारे में जाने और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद। शुभकामनाएं। और मैं आपको थोड़ा सा संविधान के बारे में बताऊंगा। आप लोग में से कोई संविधान पढ़ा है? संविधान के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत? यस सर।
अनुच्छेद में अनुच्छेद है, भाग कितने हैं, कुछ जानकारी? 396 अनुच्छेद अभी तो मूल रूप से जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। वर्तमान में 25 भाग और 448 धाराएं हैं, लेकिन आप संविधान में जाएंगे तो आपको 395 अनुच्छेद ही मिलेंगे। वो ABCD में है, तुम लोग काउंट करेंगे तो फिर जाके 448 होता है। संविधान यह बताता है कि इसमें एक व्यवस्था बताई गई है कि कानून बनेगा, कानून कौन बनाएगा, उसका पालन कौन कराएगा, और अगर आप पालन नहीं करेंगे तो उसके लिए दंड कौन देगा। तो विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसका वो करती है। कहना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कुछ अगर किया, मान लीजिए है ना, जो बनाया उसका पालन कार्यपालिका कराती है, और अगर आप वो कार्य अगर सही से नहीं करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। तो वो न्यायालय का काम है। जब आप कोई ऐसा गलत कार्य कर देते हैं तो न्यायालय में फिर आपको सजा दिया जाता है। तो जैसे आर्टिकल 1 में बताया गया है कि जो संघ है ये राज्यों का संघ होगा। तो हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल अगर करेंगे तो 36 हैं। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, तो संविधान बनाने में जो समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जो ये सर्वप्रथम संविधान सभा की जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी और जाके 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्थिक किया गया। इस दौरान 11 सत्रों में 165 दिनों का सत्र चला था, जो 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना लागू हो गया, जिसको संविधान सभा ने स्वीकार किया और पूरे देश में 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया। जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसको उद्देश्य का भी बोला जाता है, आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है, कहाँ से चालू होता है और अंतिम क्या है आप लोगों को जानकारी? हम भारत के नागरिक हैं और हमारा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने की, उसमें बताया गया है कि जो उसके अंतिम पैरा है, ये संविधान सभा जो एक प्रस्तावना इसको किन लोगों ने अपनाया है? हम भारत के लोग, हम सभी लोग। जो इसके लास्ट बताया गया है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को नीति मार्ग संवत 2006 तिथि को एतद द्वारा संविधान सभा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्थिक करते हैं। तो ये प्रस्तावना में बताया गया है। और साथ ही आप लोगों को मेरे पहले संविधान, लीगल एड और डिजिटल क्राइम के बारे में बताया। ये सारी चीजें संविधान से ही उद्भूत होती है। एक ही समझे, संविधान वो ग्रंथ है जो इस देश को चलाता है, ठीक है। उसे आप मैग्ना कार्टा कह सकते हैं। कोई मैग्ना कार्टा जानता है? उसे लैटिन मैगजीन है, उसको चार्टर है। उसका अर्थ सरल शब्दों में ये है, जो बहुत पवित्र चीज होती है, जो किसी चीज को निगमित करती है, ठीक है। उसे लैटिन मैगजीन में मैग्ना कार्टा है। संविधान हमारे आपके हर दिन के हर क्रियाकलाप को एक लीगल सैंक्शन देता है। लीगल सैंक्शन क्या है? मान्यता। मान्यता समझते हैं? हमारे कॉलेज की मान्यता है, तभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आपका कोई भी कार्य लीगल है या इलीगल है, ये संविधान बताता है। जैसे अभी झारेली ने बताया, अपने झारेली ने, हमें अधिकार है कि हम किसी भी जगह पर अबाध संचरण का हमें अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 21 में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। विधि की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति से उसके जीने का अधिकार नहीं छीना जाता, लेकिन यही संविधान हमारे इन अधिकारों को छीनता है। आप क्या हर जगह जा सकते हैं?
कहाँ नहीं कर सकता? ऐसी कोई जगह आपको मालूम है जहाँ आप जा नहीं सकते? Anyone? जाने की तो सबको की आजादी है, पर किसी के विचारों का हनन करने की नहीं, मैं तो सिर्फ जाने आवाज संचरण के अधिकार को किस स्तर पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर्टेल कर सकती है? या आप यहाँ नहीं जाएंगे? Anyone? सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आगे बहुत से पुल हैं, जब बारिश होती है तो वहां पे बोर्ड लग जाता है। क्या बोर्ड लगा रहता है? पुल पर पानी होने पर पुल पर पानी हो तो पुल को पार न करें। ये है आवाज संचरण के अधिकार को कर्टेल करना। क्यों किया जाता है? आप की वजह से। अब आप बोलेंगे हमें अधिकार, हम तो जाएंगे, हमें रील बनाना, पानी के बीच में जाकर ले जाया गया, खड़ा किया, जल्लाद ने कपड़ा डाला, फांसी का फंदा लगाया और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वरूप दिया। उन्होंने कहा था कि फांसी पे चढ़ाया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बस चढ़ा दिया ना, उसको नहीं छूटा। ओके, अभी कितना सही है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी कहानी है कि इसके बाद ये जो वर्ड है तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती। ये कानून है। तो भारत में प्राण एवं देह के अधिकार को छीनने का केवल एकमात्र तरीका है, उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा। तब तक चढ़ाया जाएगा जब तक उसके प्राण नहीं होता। एक दूसरे माइक में संजय का बहुत सारे शास्त्र तीनों वक्ताओं ने आपके विभिन्न विषयों में जानकारी दी है। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे समझ कर सकूं। और लेक्चर्स तो आज आप लोग के हो ही चुके होंगे पहले, हमारे आने के पहले। तो मेरे उद्बोधन को लेक्चर नहीं समझेंगे, हम इस सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे। ठीक है, चर्चा। अगर किसी बात से आपकी कोई शंका हो तो आप बिल्कुल उस चीज को पूछ सकते हैं, पर मैं प्रोफेसर के साथ चर्चा नहीं करूंगा। मैं इतनी एग्जैक्ट नहीं है मैं टीचर्स के साथ चर्चा कर सकता हूँ। ओके, मैं स्लाइड में टीचर के साथ